हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो कोलाइडो का वर्गीकरण वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कोलाइडो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसी बीच में आपका एक टॉपिक आता है, वो है जियोलाइट उत्प्रेरक, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जियोलाइट उत्प्रेरक के बारे में। देखो, ये जियोलाइट उत्प्रेरक है क्या? नाम से पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक जो है, इसका काम जो है वो क्या है? वैसे तो आपको पता है उत्प्रेरक का काम अधिशोषण का होता है। सारा प्रोसेस हम पहले वाले वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करेंगे जियोलाइट उत्प्रेरक के बारे में। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान में रखना है कि जो जियोलाइट उत्प्रेरक होता है वो किसका बना होता है? तो वह आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट का। AlOSi जो है, इसकी संरचना रिपीट होती जाती है, ठीक है। और जो इसकी संरचना है, जिस प्रकार से आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक उसी तरीके से इसकी क्या होती है? संरचना होती है। किसकी? जियोलाइट उत्प्रेरक की, ठीक है। देखो, पहले इसके बारे में बेसिक बातें करेंगे, फिर बात करेंगे भाई ये कैसे वर्क करता है या कैसे इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जियोलाइट उत्प्रेरक की बात कर रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है। दूसरी बात, इसका जो आकार होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। इसे प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूप से प्राप्त किया जाता है। अब अपने बात करेंगे कि जियोलाइट उत्प्रेरक का काम क्या होता है। इसका काम एक प्रकार मतलब एक तरीके से अपने बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक की भांति होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जियोलाइट जो होता है, इसका जो आकार होता है उसमें छोटे छोटे, अपने यूँ समझ सकते हैं कि मान लो इस तरीके से क्या है, आपके पास जियोलाइट है। फॉर एग्जांपल समझो, ये क्या है, आपके पास जियोलाइट है। अब इस जियोलाइट में आपके छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो छिद्र पाए जा रहे हैं ना, इनका आकार जो होता है वो काफी छोटा होता है। वैसे तो क्रियाकारक पे डिपेंड करता है। जियोलाइट जो है वो मतलब एक टाइप से अपने यूँ बोल सकते हैं। देखो, प्रत्येक बात सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने आपको बताया कि जियोलाइट जो है एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। अब इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र। अब ये जो बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, ये हमारे किसी काम के नहीं होते, ठीक है। इन छिद्रों का आकार थोड़ा बड़ा किया जाता है ताकि हम इसको उपयोग में ले सके। और इनका आकार बड़ा कैसे किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। मान लो ये जियोलाइट है। अब इस जियोलाइट को क्या किया जाता है? निर्वात में इसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। निर्वात में इसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। जैसे इसको निर्वात में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, वैसे ही जो इसका आकार है, मतलब जो इसमें सूक्ष्म छिद्र थे, वो आपके पहले की तुलना में बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से समझ आ रही है बात? देखो, जियोलाइट जो उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं, इसके जो छिद्र होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? इसे निर्वात में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। जैसे ही जियोलाइट को निर्वात में उच्च ताप पर गर्म करोगे, तो छिद्र के आसपास से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ से क्या होता है, आपके जलवाष्प बनकर छिद्र के पास से थोड़े थोड़े अणु जो होते हैं वो जलवाष्प बनकर उड़ जाते हैं। जैसे ही अणु आपके जलवाष्प बनकर उड़ जाएंगे, वैसे ही आपके ये जो छिद्र होंगे वो पहले की तुलना में बड़े होंगे। अब देखो, एक बात तो क्लियर है, पहले अपने बोल रहे थे छिद्र काफी छोटे हैं, जिस कारण हम इसको उपयोग में नहीं लेते। जैसे इनका छिद्र बड़ा होता है, यानी इसको हमने निर्वात पे उच्च ताप पर गर्म किया। गर्म करने के कारण ये जो छोटे छिद्र है ये आपके बड़े छिद्र में परिवर्तित हो गए। अब ये जो बड़े छिद्र में परिवर्तित हो गए, इनमें से क्या किया जाता है? क्रियाकारकों को इनमें से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। अब क्रियाकारकों को इनमें से प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने पर क्या होता है कि जो आपकी अशुद्धियां होती है और जो आपकी शुद्धियां होती है, उनको अलग कर लिया जाता है। यानी देखो, मान लो आपने कोई भी कोलाइडी विलयन ले लिया, ठीक है। कोलाइडी विलयन है, उसमें अशुद्धियां और शुद्धियां दोनों ही होंगी। आपको पता है, प्रकृति में हम जब भी कोई भी चीज लेना, तो उसमें शुद्धियों के साथ साथ अशुद्धियां भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जियोलाइट उत्प्रेरक है ना, जैसे इसमें से अपने क्रियाकारक के अणु डालेंगे, तो क्रियाकारक में से जो अशुद्धियां है ना, वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगी।
जो क्रियाकारक है वो इसमें से निकल जाएंगे अगर उनका आकार छोटा हो, किससे, इन छिद्रों से। समझ आ रही है मेरी बात। वैसे तो जो आपके क्रियाकारक के अणु होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि जो आपके पास जियोलाइट है उसका रंध्र छोटा है या बड़ा है। अगर क्रियाकारक के अणु बहुत छोटे हैं तो आपका जो ये वाला जियोलाइट उत्प्रेरक है एक टाइप से वर्क करने लग जाएगा। लेकिन अगर क्रियाकारक के अणु काफ़ी बड़े हैं और छिद्र छोटा पड़ गया तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, तो हमें इसे और गर्म करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात। सीधी सी बात ये है कि देखो जियोलाइट का काम क्या होता है। जियोलाइट का काम होता है कि जो आपके क्रियाकारक अणु होते हैं एक टाइप से उनका शुद्धिकरण किया जाता है। आप इनके उपयोग में पढ़ोगे कठोर जल के शुद्धिकरण में, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह के शुद्धिकरण में, इस टाइप से आप इसका उपयोग पढ़ोगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पैटर्न क्या है, इसका उपयोग किया जाता है शुद्धिकरण में। शुद्धिकरण में कैसे कि भाई जैसे ही अपने जियोलाइट उत्प्रेरक में से चीज को प्रवाहित करेंगे ना, तो क्या होगा, जियोलाइट में से जो आपकी शुद्ध चीजें हैं वो तो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, और जो शुद्ध है वही रुक जाएगी। समझ आ रही है बात। अब इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात है, जियोलाइट के बारे में मोटा मोटा क्या बात पूछते हैं, जो लिखवाई है वो बातें पूछी जाती है, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सुनना दोबारा क्या क्या बातें मैंने बताई। देखो मैंने कहा कि जियोलाइट जो होता है वो अति सूक्ष्म छिद्र युक्त ALOSI, ठीक है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं, होता है, ठीक है। इन्हें उत्प्रेरक के रूप में काम में लेने से पहले क्या किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये एक चीज और याद रखना, उच्च ताप पर जो गर्म किया जाता है ना वो निर्वात में, यहाँ पे आप लिखोगे निर्वात में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे इनके छिद्रों में जलवाष्प बनकर, जो इनके छिद्र हैं उनसे जलवाष्प बनके ये उड़ जाते हैं। जियोलाइट सरंध्र हो जाता है, मतलब जो इनका रंध्र है थोड़ा बड़ा हो जाता है। इससे केवल वे ही अणु अधिशोषित होते हैं जिनका आकार, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जिनका आकार जियोलाइट छिद्रों की तुलना से कम हो। अब शुद्धियाँ अशुद्धियों की बात करें, क्रियाकारक अणुओं की बात करें, तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सभी क्रियाकारक अणुओं का आकार बराबर हो। जिन क्रियाकारक अणुओं का आकार जो होगा इन छिद्रों से छोटा होगा वो तो बाहर निकल जाएंगे, उनका तो ये आराम से अधिशोषण कर देगा। लेकिन जिनका आकार इन छिद्रों से बड़ा होगा कि ये उनका अधिशोषण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस कारण से इसे आकृति वर्णीय उत्प्रेरण कहते हैं। आकृति वर्णीय मतलब ये एक प्रकार से आकृति पर डिपेंड कर रहा है। किसकी आकृति पर, क्रियाकारक की आकृति पर, और जियोलाइट के अंदर जो उपस्थित सरंध्र मतलब जो रंध्र है, जो छिद्र है, उन पर। क्लियर बात। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इसमें उपस्थित रंध्र पर, दूसरा आपके क्रियाकारक अणुओं पर, ठीक है। तो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इस कारण से इसे आकृति वर्णीय उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए आपका आकृति वर्णीय उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं बेझिझक, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें, क्योंकि अधिशोषण अणुओं की आकृति व क्रियाकारक के अणुओं की आकृति पर निर्भर करता है ये, ठीक है। इसे आकृति वर्णीय उत्प्रेरक कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, आकृति वर्णीय उत्प्रेरक कहते हैं। समझ आ गया होगा। सीधी सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जियोलाइट है क्या, सबसे पहली बात तो ये बता दिया। दूसरी बात मैंने आपको खुद से, ये लाइन आप खुद से भी लिख सकती हो, इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। इसे प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा भी इसे निर्मित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको उपयोग में लेने से पहले इसको सरंध्र किया जाता है। सरंध्र कैसे किया जाता है, देखो छिद्र बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा का मतलब है इतना छोटा जो हमारे काम का ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको निर्वात में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म करके इसको सरंध्र बनाया जाता है और इसमें से क्रियाकारक के अणु जो है प्रवाहित किए जाते हैं। जिन क्रियाकारक अणुओं का आकार इन छिद्रों से छोटा होगा उनका तो अधिशोषण हो जाएगा, लेकिन जिनका आकार बड़ा होगा उनका अधिशोषण नहीं होगा। सिर्फ इतना ही है जियोलाइट के बारे में। क्लियर बात। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कोलाइडो का शुद्धिकरण। कोलाइडो का शुद्धिकरण हम कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।
अब हम बात करेंगे कोलाइडो के शुद्धिकरण के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अपोहन, दूसरा है विद्युत अपोहन और तीसरा है हमारा अति सूक्ष्म निस्पंद द्वारा। ठीक है, ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपोहन के बारे में। देखो, अगर हम बात करें अपोहन के बारे में तो अपोहन क्या चीज है। अपोहन में क्या होता है कि जो आपका कोलाइडी विलयन है, आपको पता है अगर हम कोलाइडी विलयन लेंगे तो उसमें अशुद्धियां तो होंगी, प्योर तो बिल्कुल होता नहीं है, अशुद्धियों को बाद में अलग करना पड़ता है। तो अशुद्धियों को अलग करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जांतव्य झिल्ली का उपयोग लिया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जांतव्य झिल्ली का। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, तो आप लिख सकते हो कोलाइडी विलयन में उपस्थित, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटनीय अशुद्धियों को जांतव्य झिल्ली द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। अब देखो यहाँ पर ना 2 शब्द आए हैं। ठीक है, एक तो मैंने कहा कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां। अब विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां कौन सी होती है? विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती है जिनको विद्युत द्वारा, मतलब जिनके अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे अपने बात कर सकते हैं आपके ऐसे कौन कौन से आयन हैं जो आयनों, मतलब ऐसे कौन कौन से यौगिक है जो आयनों में टूट जाते हैं। तो अच्छे एग्जाम्पल है NaCl, KCl, KOH, NaOH। आपको पता है ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके आसानी से अब मतलब अपघटित हो जाते हैं, यानी आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, और ये अशुद्धियों के रूप में भी होते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा क्लास 10th में या उससे छोटी क्लास यानी 9th में पढ़ा होगा आपने कि जो हम समुद्री जल का उपयोग करते हैं ना, समुद्री जल का उपयोग में जब हम लेते हैं तो समुद्री जल में पाई जाती है अशुद्धियाँ। मतलब कहने का है समुद्री जल का उपयोग हम नमक वगैरह बनाने में यूज करते हैं। सभी को पता है समुद्री के पानी से ही नमक का निर्माण किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि समुद्र का पानी है उससे नमक बनाया और उस नमक को यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आपके विद्युत अपघटनीय अशुद्धियाँ होती है, जैसे Zn+2 होता है। ठीक है, तो ये जो अशुद्धियाँ होती है ना, इससे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय। देखो सीधा सा मतलब ये है, विद्युत अपघटनीय अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ होती है जो आपके अपघटित हो जाती है, और अपघटित जो हो सकती है जिनका आयनीकरण हो जाता है, जो आयनों में टूट जाता है, उनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर बात आती है विद्युत अपघटनीय अशुद्धियों के रूप में कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अशुद्धियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे मान लो NaCl हो गया, ठीक है, KOH हो गया, ठीक है, KCl, NaOH, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है। इस तरीके से ना आपकी जांतव्य झिल्ली ली जाती है। ये क्या है, आपकी जांतव्य झिल्ली है। अब इस जांतव्य झिल्ली में आपने क्या डाल रखा है, इस जांतव्य झिल्ली में आपने डाल रखा है कोलाइडी विलयन। क्या डाल रखा है आपने? कोलाइडी विलयन। अब इस कोलाइडी विलयन के अंदर क्या है, एक तो कोलाइडी कण है, ऊपर से विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां हैं। ठीक है, दोनों चीज है, ध्यान से समझने इस चीज को। इसमें क्या है, एक तो आपके कोलाइडी कण है और एक आपकी अशुद्धियां हैं। इसे तो अपने बना देते हैं इस तरीके से कोलाइडी कण। ठीक है, और अशुद्धियों को हम बना देते हैं इस तरीके से। ये क्या है, आपकी अशुद्धियां हैं। ठीक है, और इसको रखा जाता है एक पात्र में इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक पात्र में रखा गया है। इसको ऊपर से मैं बंद कर देती हूँ। और इस पात्र में रखा गया आपका जल। इस पात्र में आपका क्या रखा गया है, जल आपको ध्यान में रखना है।
मैंने पहले ही बता रखा है कि जो कोलाइडी कण होते हैं ना, उनका आकार कितना होता है, उनका आकार होता है आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, अब आकार इनका कितना है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, यानी काफी बड़ा आकार होता है। यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से शो किया है कि जो कोलाइडी कणों का आकार है वो काफी बड़ा है, लेकिन जो अशुद्धियों का आकार है वो छोटा है। अब आप देख सकते हो कि जो अशुद्धियों का आकार छोटा है, छोटा होने के कारण क्या हुआ कि जो अशुद्धियां हैं वो आपकी कहाँ चली जाएंगी, वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ चली जाएंगी। क्लियर बात। देखो, आप लोगों ने परासरण का नियम पढ़ा होगा, विसरण का नियम पढ़ा होगा, आपने ये सुना ही होगा कि प्रकृति का नियम होता है कि किसी भी चीज का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। अभी मैंने आपको कहा था कि ये क्या है हमारे पास, ये जो आप लेयर देख रहे हो जिसके अंदर हमने कोलाइडी विलेन भरा है, ये है आपकी जांतव्य झिल्ली। ये क्या है, आपकी जांतव्य झिल्ली है। ठीक है, अब इस जांतव्य झिल्ली, ये जांतव्य जो झिल्ली है ना, वो काम करेगा आपके अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे जो अशुद्धियां हैं वो निम्न उच्च सांद्रता में है। पानी में क्या ये अशुद्धियां है? नहीं है। तो एक चीज आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपके अशुद्धियों के कण हैं वो उच्च सांद्रता में है, पानी में निम्न सांद्रता में है। और परासरण का आपने नियम पढ़ा होगा कि ये हमेशा उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है कि ये हमेशा उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। जैसे ही उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे तो ये जो अशुद्धियां हैं ये बाहर निकल जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? आपके जल में, यानी यहाँ से कहाँ चली जाएंगी? आपकी जल में, ये आ जाएगी जल में। फिर उसके बाद इसकी बात करें तो ये भी यहाँ से निकल के कहाँ आ गया? आपकी जल में। मतलब इस तरीके से जितनी भी अशुद्धियां होती है ना वो सारी की सारी कहाँ चली जाती है? जल में। और जो आपका जल है वो क्या हो जाता है? अशुद्ध। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या है? अब जल प्लस अशुद्धियां। यहाँ पर अब क्या है? आपके जल प्लस अशुद्धियां हैं। और आपका जो जांतव्य झिल्ली के अंदर आपने कोलाइडी कण लिया था, अब वो उसमें क्या है? केवल और केवल शुद्ध रूप में कोलाइडी कण है। इसमें क्या है? पूरी तरीके से कोलाइडी कण है। आपने यही तो करना था। आपने क्या करना था? आपने जो कोलाइडी कण थे इनको अलग करना था, और अलग हो गए कोलाइडी कण, क्योंकि जांतव्य झिल्ली है और जांतव्य झिल्ली में से जो आपकी अशुद्धियां हैं वो तो बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि झिल्ली जो होते हैं ना इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो छिद्र होते हैं ये इतने छोटे भी नहीं होते कि ये आपकी अशुद्धियों को बाहर ना निकलने दे। मतलब अशुद्धियों का आकार इन छिद्रों से भी छोटा होने के कारण ये बाहर निकल जाती है, जल में चली जाती है। लेकिन जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार छिद्रों से बड़ा होता है, जिस कारण से ये आपकी जल में नहीं जाती है, और आपका जो कोलाइडी कण है वो क्या हो जाता है? आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। जो आपका कोलाइडी विलेन है उसमें आपकी किसी भी प्रकार की शुद्धियां नहीं होती। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं। क्लियर बात? अपोहन वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। दोबारा सुन ले। कोलाइडी विलेन में उपस्थित विद्युत अपघटनी अशुद्धियों को जांतव्य झिल्ली द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। ये जांतव्य झिल्ली है, इसी के द्वारा पृथक कर रहे हो और इसको हम क्या बोलते हैं? अपोहन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि विद्युत अपोहन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत अपोहन के बारे में। अब हम बात करेंगे विद्युत अपोहन के बारे में। देखो, अपोहन और विद्युत अपोहन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना है कि अपोहन की प्रक्रिया में क्या था कि जब हम सीधे ही प्रोसेस चल रहा था कि जांतव्य झिल्ली में से अशुद्धियां अपने आप बाहर निकल रही थी। विद्युत अपोहन भी अपोहन जैसा ही होता है, बस फर्क ये है कि हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां होती है। विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां वे अशुद्धियां जैसे NaCl हो गया, KOH हो गया। आपको पता है NaCl किस में टूट जाता है? आपका Na प्लस में और Cl माइनस में। KOH किस में टूटता है? K प्लस में OH माइनस में। ठीक है, तो मान लो इसमें अशुद्धियां हैं, किसकी? KOH की अशुद्धियां हैं। अब ये जो KOH की अशुद्धियां हैं, वैसे तो आपके अपोहन की प्रक्रिया में शुद्धिकरण हो ही रहा था,
लेकिन इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा कि अब जो ये प्रक्रिया है ये पहले से मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में होगी, क्योंकि अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाह से क्या होता है कि ये मान लो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ क्या आ जाएगा, ऋण आयन, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ क्या चल जाएगा, धन आयन। यानी कहने का मतलब है कि जो OH की अशुद्धियां हैं वो तो आ जाएंगी इस इलेक्ट्रोड पर, और जो आपकी K+ की अशुद्धियां हैं वो आ जाएंगी इस इलेक्ट्रोड पर। और इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, मतलब अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाएंगे, और बहुत ही तेजी से आपका जो कोलाइडी विलयन है वो आपका शुद्ध हो जाएगा। क्लियर बात। तो देखो इसके बारे में क्या चीज है, इस प्रक्रम में बाहर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अपोहन है तो सेम वही चीजें हैं, जानते हुए झिल्ली है, आपकी अशुद्धियां ली हुई है, कोलाइडी विलयन जो लिया हुआ है उसमें अशुद्धियां हैं, जल लिया हुआ एक पात्र में, सारा वही प्रोसेस है। बस 4 लाइन एक्स्ट्रा क्या लिखनी है आपको कि इस प्रक्रम में बाहर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो अशुद्धि के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कर रहे हैं ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव जो शुद्धि है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं और तेज गति से कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं, ये शुद्ध करते हैं। समझ आ गई बात। तो कोलाइडी विलयन जो आपकी कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण है, इसमें अपोहन और विद्युत अपोहन वाला टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो है अति सूक्ष्म निस्पंद पत्र, ठीक है। देखो अति सूक्ष्म निस्पंद पत्र की बात करें, ये दोनों तो सेम थे। आपको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है हर बार अशुद्धियां एक जैसी ही हो, अशुद्धियां अलग अलग भी होती है, और अलग अलग अशुद्धियां होंगी तो हमें उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड लगाने पड़ते हैं। समझ आई बात। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अति सूक्ष्म निस्पंद पत्र। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है अति सूक्ष्म निस्पंद पत्र। देखो अति सूक्ष्म निस्पंद पत्र में क्या होता है कि एक प्रकार का जो यहाँ पे फिल्टर पेपर उपयोग में लिया जाता है ना, उसका आकार मतलब फिल्टर पेपर के अंदर जो छिद्र है उनका आकार कोलाइडी कणों के आकार से भी काफी बड़ा होता है। अब अगर फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा होगा तो क्या उससे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि अगर छिद्रों का आकार बड़ा है, अगर कोलाइडी कण भी उसमें से निकल जाएंगे, अशुद्धियां तो निकलती है, कोलाइडी कण भी निकल जाएंगे, तो फिर आपके जो आपको शुद्धि के रूप में कोलाइडी विलयन मिला है वो तो वैसे का वैसे रह जाएगा। तो इस कारण क्या किया जाता है कि जो आपका फिल्टर पेपर है उनके छिद्रों को छोटा किया जाता है। छिद्रों को छोटा कैसे किया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें इसे कोलेडियन नामक एक आपका यौगिक तैयार किया जाता है, एक आपका लिक्विड तैयार किया जाता है। उस कोलेडियन नामक लिक्विड में इसको भिगोया जाता है, फिर उसके बाद इससे उसका आकार छोटा हो जाता है। बात आती है कि भाई कोलेडन क्या चीज है और इससे आकार जो है वो छोटा कैसे हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कोलेडियन एक प्रकार का मिश्रण है, किनका? एल्कोहल ईथर प्लस 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का। दोबारा सुनना, कोलेडिन क्या है? कोलेडिन एक मिश्रण है, किसका? एल्कोहल ईथर प्लस 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का एक मिश्रण है। उस मिश्रण में क्या किया जाता है? आपके फिल्टर पेपर को डुबोया जाता है। डुबो करके जब उसे निकाला जाता है तो उसको फॉर्मएल्डिहाइड मतलब एक प्रकार का अपने बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका आएगा एल्डिहाइड ही होता है, फॉर्मएल्डिहाइड एक प्रकार का। इस पे क्या किया जाता है? भिगो करके निकाला जाता है। अंत में इसको सुखा लिया जाता है। क्या होता है सुखाने से कि जो आपके ये जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है ना, वो इसके छिद्र के चारों ओर जम जाते हैं। जमने के कारण आकार पहले की तुलना में छोटा हो जाता है। एक चीज याद रखना, आकार मतलब जो छिद्र है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होता, लेकिन जो छिद्रों का आकार है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब आकार छोटा हो गया तो कोलाइडी कण तो निकलेंगे नहीं, तो केवल और केवल क्या निकल सकते हैं? तो अशुद्धियां निकलेंगी। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपने कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर सकते हो, ठीक है। और जो शुद्ध आपने कोलाइडी विलयन शुद्ध किया है, देखो ये जो प्रोसेस होता है ये काफी धीरे होता है। धीरे होने के कारण इसमें दाब लगाया जाता है ताकि ये जो आपका प्रोसेस है वो काफी स्पीड में हो जाए, ठीक है। जैसे अपोहन था, प्रोसेस हो रहा था लेकिन स्लो था, तो विद्युत क्षेत्र लगा रहे थे और अपोहन स्पीड में हो रहा था। यहाँ पर दाब लगाया जाता है, बस इतनी बात है।
दोबारा सुन ले, जो जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहली बात क्या है, कोलाइडी कण सामान्यतः फिल्टर पेपर द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि फिल्टर पेपर में जो छिद्र है उनका आकार कोलाइडी कणों से भी क्या है, बहुत बड़ा है। क्योंकि इस प्रकार के फिल्टर पेपर का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है। नेक्स्ट है, इस फिल्टर पेपर छिद्रों का आकार छोटा करके उसे एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में बदल दिया जाता है। अब इस फिल्टर पेपर का हम तब तक उपयोग में नहीं ले सकते जब तक हम इसके छिद्रों का आकार छोटा न करें। नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि जब हम इसको छोटा करते हैं ना, इस छोटे करने को प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्पंद पत्र। इसी कारण से इस टॉपिक का नाम क्या है, अति सूक्ष्म निस्पंद पत्र है, जिसमें हम फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए हम फिल्टर पेपर को कोलेडियन में संसेचित करते हैं। बात आती है कोलेडियन की, तो कोलेडियन क्या है? कोलेडियन आपका अल्कोहल ईथर व 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का एक मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिल्टर पेपर को कोलेडियन में भिगोया जाता है। इसको भिगोने के बाद फॉर्मल्डिहाइड में कठोर बनाया जाता है और अंत में सुखा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जिससे इनके रंध्रों का आकार छोटा हो जाता है। अब आकार छोटा हो गया तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के रूप में उपयोग में ले सकते हो। यह प्रक्रम धीमा होता है, यह तेज करने के लिए दाब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही चीजें बताइए, जो जो बातें बताइए वो सारी बातें यहाँ पर है। तो आई थिंक जो आपका टॉपिक है ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, और जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स जिनके पास अभी तक मेरी वीडियो नहीं पहुंची है उनको शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ और लेके आऊँ। और जिन बच्चों को नोट्स की प्रॉब्लम है वो मेरे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर जाके वहाँ से मेरा पैड कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जिनको नहीं समझ आ रहा कि भाई कैसे इस कोर्स को पे करना है, मतलब कैसे आप इसको ले सकते हो, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, वरना हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से भी इसको ले सकते हो और वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो कि कैसे आपको सारा वर्क करना है। क्लियर बात? तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और स्क्रीनशॉट जरूर लेके जाना।